नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 13,500 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने इस रकम को चंद दस्तखतों और झूठे दस्तावेजों के दम पर लूट लिया और फिर देश छोड़कर भाग गया। हीरे जवाहरात की दुनिया में कभी रोशनी में चमकता नाम आज गिरफ्तारी के अंधेरे में सड़कों पर है। जी हाँ, बात हो रही है मेहुल चौकसी की, जिसे अब बेल्जियम पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन क्या अब वो भारत लौटेगा? क्या 13,500 करोड़ का ये गुनहगार कानून के कटघरे में आएगा? आइए आपको इस घोटाले, गिरफ्तारी और इसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम से हुई है और जिस तरह से बेल्जियम में वो पिछले कुछ समय से लगातार अपने हेल्थ का चेकअप कराने के लिए वहां पे पहुंचता था और इस मामले की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को लगी है। उसके बाद सीबीआई और ईडी के साझा अनुरोध पर मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूं और सीबीआई मुख्यालय के सूत्र की अगर बात करें तो सीबीआई पिछले काफी समय से मेहुल चौकसी के खिलाफ तफ्तीश कर रहा था और इस मामले में यह भी जानकारी मिली थी सीबीआई को कि मेहुल चौकसी लगातार बेल्जियम जा रहा है। हालांकि वो एंटीगुआ में पिछले काफ़ी समय से छुप कर रह रहा था और एंटीगुआ में की नागरिकता ले रखा था। और जिस तरह से बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में स्वर्ण आभूषण से संबंधित जो रत्न का जो कारोबार होता है वहाँ पर एक अच्छा खासा वहाँ पर एक कारोबार है। इस बात को लेकर मेहुल चौकसी लगातार बेल्जियम भी जाता था और जिस तरह से अगर मेहुल चौकसी की अगर बात करें तो भारत में पीएनबी बैंक सहित कई बैंकों के साथ में तकरीबन 13,500 करोड़ का उसने फर्जीवाड़ा किया था। देखिए, इस सीबीआई की अगर बात करें, इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूँ और सीबीआई सूत्र की अगर बात करें तो जल्द ही मेहुल चौकसी को भारत में लाने के लिए जो संबंधी तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रिया है उसको आगे किया जाएगा और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मेहुल चौकसी को भारत में लाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से पीएनबी बैंक की अगर बात करें तो पीएनबी बैंक सहित कई अन्य बैंकों के साथ में जिस तरह से तकरीबन 13,500 करोड़ का जो एक लोन घोटाला था, इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा सबसे पहले केस रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद उस केस को जांच एजेंसी ईडी ने टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये अमाउंट है 13,500 करोड़ जितना का घोटाला था, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अटैच कर ली गई है। यानी कि जो 13,500 करोड़ की जो चल और अचल संपत्ति है जिसका वास्ता मेहुल चौकसी के साथ रहा है, उसको जब्त कर लिया गया और उन पैसों को बाकायदा उन बैंकों को वापस भी कर दिया गया। यानी कि जितना का ये फर्जीवाड़ा था उतना का वापस हो चुका है। लेकिन ये क्राइम जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसने भारत में किया गया है, तो भारत के कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो एक मांग पिछले काफ़ी समय से की जा रही है। और इस बात को लेकर जिस तरह से बेल्जियम को भी पहले खत लिखा गया था और बेल्जियम के पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार को कहा गया था कि इसने भारत में क्राइम किया है, लिहाजा इसका प्रत्यर्पण कराना चाहिए, इसको भारत भेजना चाहिए। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए बेल्जियम सरकार से अनुरोध किया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि कितना जल्द से जल्द मेहुल चौकसी को भारत में लाया जाएगा। साल था 2018 और देश की सबसे पुरानी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड बने दो नाम, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी झूठे कागजों के दम पर बैंक से कर्ज लिया गया और फिर रातों रात ये दोनों देश छोड़कर फरार हो गए। अब 7 साल बाद मेहुल चौकसी बेल्जियम के एक अस्पताल में पकड़ा गया जहां वो इलाज के बहाने छिपा बैठा था। 12 अप्रैल 2025 को उसे गिरफ्तार किया गया, वो भी सीबीआई और ईडी के आग्रह पर। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हो गई है, वहां के स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई है और भारत की जो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के द्वारा इस मामले पर अनुरोध भेजा गया था, उसके बाद इस मामले पर औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन मेहुल चौकसी को भारत में लाने यानी कि उसके प्रत्यर्पण से संबंधित क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या किस तरह से पूरा प्रावधान होता है, इस तमाम मामलों को समझते हैं। हमारे साथ में विशेष तौर पर बात करते हैं ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह साहब हमारे साथ में हैं। सर, मैं समझना चाहता हूं, ये केस जब आप थे उस वक्त में इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ा और उस वक्त में ही तमाम एफआईआर की जो प्रावधान है उसको पूरा किया गया था सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा। अब इस मामले पे भारत सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस आरोपी को गिरफ्तार के बाद देश में लाने के लिए? ये जो मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, क्योंकि जो एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है।
उस प्रोसेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो पॉलिटिकल एंगल है उस कंट्री का, और एक क्रिमिनल एंगल है, यानी जुडिशियल प्रोसेस है। तो पहले तो पॉलिटिकली लोग सेटिस्फाई होने चाहिए कि इस आदमी का हमें एक्सट्रेडिशन करना है। उसके सेटिस्फैक्शन होने के लिए एक तो ट्रीटी होनी चाहिए या इंटरनेशनल कोई कोवेनेंट हो। यहाँ बेल्जियम के साथ हमारी ट्रीटी है, पुरानी है लेकिन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली, ड्यूअल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ जो है क्राइम इंडिया में भी होनी चाहिए और उस कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए। ओनली देन दे विल एग्री कि उसको भेजें। तो उसकी गिरफ्तारी से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वहाँ की पॉलिटिकल जो पावर है वो तैयार है उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक पावर है, उसको इंडिकेट करती है कि वो गवर्नमेंट जो है तैयार हो गई है कि एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस शुरू करें। दिस वॉज ए पॉलिटिकल पार्ट। अब शुरू होगा जुडिशियल पार्ट। जुडिशियल पार्ट में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसके वकील भी लड़ेंगे, हमारी तरफ से उनकी गवर्नमेंट भी लड़ेगी। इन केस उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकी वहाँ की जो प्रोसिक्यूशन है बेल्जियम की, वो हेल्प ले सकती है। और जो भी एविडेंस उनको चाहिए यहाँ पूरे तैयार हैं। एक्चुअली एविडेंस हैं क्योंकि इस पे जो केस हुआ है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केसेज हैं, प्लस चीटिंग का केस है, कॉन्स्पिरेसी है, और इसके साथ साथ ईडी का। तो इन केसेस की जो है ड्यूअल क्रिमिनलिटी में आ जाएंगे वहाँ पर। तो जुडिशियल प्रोसेस पूरा होने पे सर्टेनली वो हम इस कंट्री में यहाँ पर आएगा। सर, हम अभी जुडिशल की अगर बात कर रहे थे, मेहुल चोकसी का जो वकील हैं, उनके वकील हैं विजय अग्रवाल साहब, अभी थोड़ी देर पहले उनका स्टेटमेंट भी आया कि अभी तक उसे फ्यूजिटिव ऑफेंडर यानी कि आर्थिक भगोड़ा अभी तक घोषित भी नहीं किया गया है, तो उसके खिलाफ कहाँ से आप उसको ला सकते हैं? तो ये इस मामले का जो कानूनी प्रावधान है वो मैं समझना चाहता हूँ, क्या प्रावधान है और इस बयान के क्या औपचारिकता है? देखिए, पहले तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो है वो कब आया? 2018 में। क्या इससे पहले एक्सट्रेडिशन नहीं होते थे? देखिए, एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस जो है, अगर हमारे यहाँ कोई कोर्ट ट्रायल शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है किसी पर या ट्रायल शुरू हो रहा है और कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया हमारी कंट्री में, तो फिर दूसरी कंट्री में वो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आती है और उस एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को वो लोग पहले एग्जामिन करते हैं ब्यूरोक्रेटिकली, पॉलिटिकली। वो एग्जामिन हो चुका है, दैट मीन्स वो कंट्री फील करती है कि ये आदमी को एक्स्ट्राडाइट करने का हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है। तो ये इंडिकेट करता है वेदर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को डिक्लेयर हो या ना हो, उसका एक्स्ट्रेडिशन से कोई रिलेशन नहीं है और उस कंट्री ने उसको अरेस्ट किया है, हमारी इसका मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। तो जुडिशियल प्रोसेस में केवल वही देखेंगे कि क्या केस ड्यूअल क्रिमिनलिटी है या नहीं, इस आदमी का इन्वॉल्वमेंट उनको लगता है नहीं लगता है। इस केस में बहुत क्लियर कट केसेस हैं, कंसीलमेंट है, आपने स्विफ्ट मैसेजेस भेजे LOU के, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, लेटर ऑफ क्रेडिट के, एडवांस लेटर ऑफ क्रेडिट के, और उसको कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाला। तो दिस इज क्लियर वायलेशन, क्लियर कंसीलमेंट फ्रॉम द बैंक अथॉरिटीज इस इंफॉर्मेशन का। तो हमारे पास एविडेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत एविडेंस है कि किस तरह से इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह से बैंक के पैसे निकाल के कहीं और लगाए, कहाँ कहाँ डाइवर्ट किए, वो सारे एविडेंसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हैं। इसलिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डिक्लेयर होना या ना होना उसका कोई मायने नहीं रखता एक्स्ट्रेडिशन से। लेकिन मेहुल चोकसी को पकड़ना एक बात है और उसे भारत लाना दूसरी बात, क्योंकि अब शुरू होगी एक कानूनी लड़ाई, वो भी इंटरनेशनल अदालतों में। वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि मेहुल चोकसी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तक नहीं घोषित किया गया है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर पूछताछ करनी हो तो वीडियो कॉल की जा सकती है। यही चालाकी है मेहुल चोकसी की, जो भारत आने से बचने के लिए कानून के दांव पेच को आजमा रहा है। बेल्जियम की अदालत में वो जमानत की अर्जी लगाएगा और प्रत्यर्पण का विरोध भी कर सकता है। यानी लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक और कूटनीतिक भी बनती जा रही है। इस वक्त में विशेष तौर पर बात करते हैं, देश के जाने माने वकील अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं। सर, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की खबर आई है, वो आपके क्लाइंट हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया गया है, जो सैटरडे को अरेस्ट किया गया था बेल्जियम से, और उनकी अपील फाइल की जाएगी। उस अपील के अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको कस्टडी में ना रखा जाए।
जिस तरह से पॉजिटिव ऑफेंडर की बात आ रही है, क्या इसका नाम है या किस तरह से आप इस पूरे कानूनी प्रक्रिया जी, मेरे क्लाइंट फ्यूजिटिव ऑफेंडर नहीं हैं। फ्यूजिटिव ऑफेंडर आदमी दो सूरतों में होता है। अगर वो इंडिया से बाहर गया केस से बचने के लिए, मेरे क्लाइंट जब इलाज कराने के लिए गए थे, बॉम्बे पुलिस से क्लियरेंस लेके गए थे और न्यूयॉर्क में उनका इलाज के लिए गए थे केस होने से पहले। और दूसरा क्राइटेरिया होता है कि एक आदमी बाहर है, केस होने के बाद वापसी नहीं आ रहा है, बाहर आने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उन्होंने कभी भी वापस आने के लिए रिफ्यूज़ नहीं किया गया है। जब उनको एंटीगा से इंडियन एजेंसीज पिक करके डोमिनिका ले गई थी, तब इंडियन एजेंसीज कोर्ट में प्रेजेंट थी। उनके सामने एक कंडीशन लगी थी कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इंडिया नहीं आए हैं। और वैसे भी उनकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की है कि वो ऐसे ट्रैवल करके इंडिया आके यहाँ लिटिगेशन प्रोसेस फेस नहीं कर सकते। मामा भांजे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की इस ठगी की दास्तान में हर कड़ी आपको हैरान कर देगी। 2018 में जब ईडी ने छापेमारी की तो 3200 करोड़ रुपए के हीरे और दस्तावेज जब्त किए गए, लेकिन जब इनका वैल्यूएशन हुआ तो सच्चाई सामने आई। इनकी असली कीमत महज 26 करोड़ रुपए निकली। यानी फ्रॉड सिर्फ बैंक के साथ नहीं, लोगों की आंखों के सामने भी चल रहा था और सब कुछ चमकदार था, पर असली कुछ भी नहीं। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी की हम चर्चा करेंगे। इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कुछ साल पहले जब आप थे, उस वक्त में एक इनपुट मुझे भी पता चला था कि जो आपकी तफ्तीश में कि जिस गोल्ड और ज्वेलरी की बात हो रही थी, जो जिसके बारे में तकरीबन अनुमान लगाया गया था कि 3200 करोड़ का है, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन में कुछ अलग ही रिजल्ट निकल के आया था। उस कहानी को मैं सुनना चाहूँगा सर, कि किस तरह से ज्वेलरी का कारोबार है और चीटिंग वाला जो मसला है, इस पे क्या इनपुट निकला था? देखिए, इसका जो डायमंड है उसके एक वैल्यूएशन होता है, और हमने उसका एक उस समय जैसी केस रजिस्टर हुआ, डिफरेंट जगह पे रेड डाली गई, छापा डाला गया, तो एक जगह जो इनका वैल्यूएशन था वो 3800 करोड़ के डायमंड थे जो हमने सीज किए इनके हिसाब से। लेकिन जब उसको एक्चुअल वैल्यूएशन कराया गया वो केवल 26 करोड़ के निकले। सिर्फ 26 करोड़? सिर्फ 26 करोड़ के। दैट इंडिकेट कि जो ये डायमंड्स बेच रहे थे एक ब्रांड के नाम से, वो ओवर वैल्यूएशन बहुत था उसका। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, लोगों के साथ चीटिंग हो रही थी। डायमंड एक क्वालिटी का है, आप शो किसी और क्वालिटी का कर रहे हो, तो एक ये भी एक सामने आई थी उस समय चीजें। तो निश्चित तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है सर। लेकिन इस मामले पे एक आखिरी मैं जवाब आपका जानना चाहूँगा कि इस मामले पर कितने कम से कम समय या अधिकतम कितना समय किसी का प्रत्यर्पण पे लगता है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एक्सट्रेडिशन हो सकता है 2 महीने में हो सकता है कई साल लगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि नीरव मोदी का एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस, विजय माल्या का एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस। विजय माल्या के केस में तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे एविडेंस चेक करने के बाद ये डिसाइड किया कि इसका एक्सट्रेडिशन करना है, लेकिन फिर कहीं टांग अटक गई है। नीरव मोदी का चल रहा है और हमें उम्मीद है नीरव मोदी भी जल्दी इंडिया आ जाएगा एक्सट्रेडिशन प्रोसेस में। तो मेहुल चौकसी के भारत वापस आने का रास्ता लंबा है, लेकिन अगर कानून की जीत होती है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि देश की आर्थिक ईमानदारी की बहाली होगी। हमारी नजर इस केस पर बनी रहेगी और इससे जुड़े हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।